बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर एमएस स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और अभी तक हम जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं उनमें 9th की इंग्लिश सारे के सारे लेक्चर यानी कि यूनिट जितने भी हैं उनके सारे के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं और 10th के लेक्चर्स का आगाज़ जारी है, जिसमें आपकी एक्सरसाइजेस के साथ जिसमें ग्रामेटिकल तमाम की तमाम चीज़ें जो अवेलेबल हैं आपकी उसको भी हम डिस्कस करके हैं। और आज हम यूनिट 8 जिसमें पीस को डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो रीडिंग स्किल्स के बारे में भी है और सिनोनिम्स, कनोटेशंस, डेनोटेशंस और ट्रांसलेशन वगैरह तमाम की तमाम चीज़ें एक्सरसाइज के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो 9th और 10th के क्लासेस हैं उनको लाजमी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट अपलोड होने वाले हैं तनवीर एमएस स्पीक चैनल पे। मैं तकरीबन बहुत सारी अकेडमीज में पढ़ा चुका हूँ और उसी पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मिडिल तबके से ताल्लुक रखते हैं और उनकी इस महंगाई के दौर में अपने फीसेज और अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मैंने ये फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर्स का एहतमाम किया है ताकि वो इससे मुस्तफीद होकर अपने पैसे बचाकर किसी और जगह पे उन तमाम चीज़ों को, उन एक्सपेंसेस को आप खर्च कर सकें और अपने ज़र मुबादला को बचाते हुए अपने लिए और अपनी फैमिलीज के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकें। तो लेक्चर्स का आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है। 9th के पूरे का पूरा जो यूनिट है वो अपलोडेड है, पूरे लेक्चर्स हैं। और 10th के जो इंग्लिश है 8वें यूनिट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे, जिनको स्टेप बाय स्टेप 9th और 10th के फर्स्ट जो हमारा जो टारगेट है उसको हम फुलफिल करेंगे। उसके बाद जो है ना फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लेक्चर्स, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर को भी और मास्टर लेवल तक हम इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करके यहाँ पे आपको ये तमाम की तमाम फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें अवेलेबल होंगे। तो आइए चलते हैं पीस। और पीस जैसा कि अमन इसको हम बोलते हैं, सुकून, अमन जो है ना, इस सबको मुकम्मल करने के बाद जो लर्निंग आउटकम्स हैं क्या होंगे। रिकॉग्नाइज इमेजरी यूज्ड इन दिस पोएम, नज़्म में इस्तेमाल होने वाले अक्स निगारी पहचान सकेंगे। रिकॉग्नाइज एंड इलस्ट्रेट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और इसमें ज़मीर की अक़साम की वज़ाहत करना सीखेंगे। मेक एंड यूज़ प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट, पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट को करना सीखेंगे। और इस तरह आप इसके साथ साथ आपने फेल इसम पर मबनी जो चीज़ें हैं उसमें मसद, लफ्ज़ी मसदर, तरकीब, तरकीबी लफ्ज़ और हरूफ जार की तरकीब, जिसमें इंग्लिश में जेरेंड्स फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस को करना सीखेंगे। इसके अलावा समराइज को पैराफ्रेज करना सीखेंगे कि किस तरह एक लॉन्ग एक जो पोएम है उसकी किस तरह समरी आपने बनानी है। राइट एंड अकाउंट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, और इसके अलावा कुदरती आफात का हाल लिखना सीखेंगे। प्री रीडिंग एज यूजुअल के 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ पीस इन योर माइंड, आपके जहन में क्या है, मेरे माइंड में क्या है मैं आपको बताता हूँ। पीस इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड एनवायरनमेंट वेयर पर्सन लाइव्स इन एंड ही हैज नो डेंजर इन हिज लाइफ। अमन सलामती एक ऐसी जहनी कैफियत का नाम है जैसा माहौल इंसान में रहता है उसकी जान, उसकी हल और उसकी जिल्लत का कोई खतरा पेश नहीं होता और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल किया। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है ये देखते हैं। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। समटाइम्स नेचुरल फिनोमेना लाइक रेन कैन cause flood and flood can bring destruction at a large scale। ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी डिस्ट्रक्टिव के बारे में यानी कि तबाही के बारे में जो आपका मनाजर है उसके बारे में है। गिव सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिस्कशन, जो सॉरी नेचुरल डिजास्टर, रेन स्टॉर्म, वाइंड स्टॉर्म, फ्लड, एपिडेमिक, अर्थक्वेक एटसेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर, यानी कि बारिश का तूफान, सैलाब, फंड्स वगैरह, वबाई अमराज, ये सारी की सारी क्या कुदरती आफातों की चंद मिसालें हैं। तो चलते हैं पहले स्टेंजा की तरफ, चूंकि ये पीस जो है ना आपकी पोएम है और पहली पोएम में आपको क्या लिखा है आइए। द वाइंड इज स्नो, हवा अब है, रोरिंग, स्मैशिंग, शोर मचाती हुई, तोड़फोड़ करती हुई, मॉन्स्टर और डिस्ट्रक्शन, तबाही फैलाने वाला, हल्ला, रैकिंग ऑल मैन इज वर्क, इंसान के तमाम काम मलिया मेड करती हुई, फ्रॉम द वैलीज, वादियों में से, फ्रॉम द वेल्स, आबी गुजरगाहों पर मुश्तमिल, एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और उन्हें घुमा घुमा कर फेंक देती है, ब्रोकन फ्लाइंग।
पारा पारा करके हवा में उड़ता हुआ, यानी कि जब हवा चलती है तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के तिनके हवा में फिरते हैं, तो इसके मतलब उसके तबाही के मतलब ये चीज़ें आपके सामने बयान की गई हैं। अगर इसको हम रेफरेंस के ले इसी चीज़ को हम स्टैंजा या आपके एग्जाम में आ गए तो रेफरेंस इसका क्या करेंगे, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पीस रिटन बाय डॉक्टर हॉट वन, डॉक्टर हार्टमैन इसने लिखी है। अगर हम इसकी कंटेक्स्ट की बात करें जिसको हम सियाकुसबाक का हवाला है कि इसका सियाकुसबाक क्या बनता है, इन दिस पोएम डॉक्टर हार्टमैन डिस्क्राइब्स two opposite aspects of wind. She says that wind in the form of storm smashes everything in its range, it destroys trees, fields and buildings, but when wind is gentle and cool, it gives life towards. वो फरमाते हैं तो डॉक्टर हॉट मान हुआ डॉक्टर हॉटमान हवा के दो मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र करती हैं। वो कहती हैं कि हवा तूफान की एक ऐसी शक्ल है जिसको हर चीज़ को तोड़ मरोड़ करके रख सकती है। ये गुस्से में दरख्तों, मैदानों, इमारतों को तबाह कर देती है, मगर जब धीमी और ठंडी होती है ये कलियों, परिंदों और इंसानों की ज़िंदगी को एक मशहूर कौन चीज़ें फराहम करती है और हमें हवा के दोनों पहलुओं का सामना करना पड़ता है। कंटेक्स्ट है ये पैराफ्रेज, अगर इसी स्टेंजे को हम पैराफ्रेज करें यानी कि आप पैराफ्रेज मतलब कि अगर आप इसका सलीस तर्जमा करें तो क्या बनता है, the wind is at this time making it nice, it is destroying things, hitting with other things, it is acting like a joint of a destruction, it is destroying trees, fields, building etc. इनके इस वक्त हवा शोर मचा रही है, चीज़ों को एक दूसरे से टकरा कर तबाही कर रही है, ये तबाही फैलाने वाली अल्लाह की तरह तबाही फैला रही है, ये वादियों में दरख्तों, खेतों और इमारतों वगैरह को तबाह कर रही है। तशरीह हम इस स्टैंजे की करें तो तशरीह में इंग्लिश में क्या कहेंगे, in this stanza the poet has described the negative and a destructive aspect of wind. She says that the wind is at this time making it nice, it is destroying things, hitting with other things, it is acting like a joint of destruction, it is destroying field, trees, building etc. यानी कि शायद इसके बारे में अपना जो मनफी और तबाहकुन पहलू का जिक्र करती हैं। वो कहती हैं कि इस वक्त हवा शोर मचा रही है, ये चीज़ों को एक दूसरे से टकरा कर तबाह कर रही है, ये तबाही फैलाने वाली वो हल्ला हवा की तरह तबाही फैला रही है जैसे वादियों में दरख्तों, खेतों और इमारतों वगैरह को तबाह कर देगी, ये चीज़ों को घुमा कर फेंक रही है। तो इस तरह आप ये स्टूडेंट इसकी तशरीह कर सकते हैं। सेकंड आपका स्टैंजा है, आइए देखते हैं, व्हाट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट कोर, मगर वो सब कुछ है, इट इज नॉट कोर, इसकी हकीकत नहीं, इट्स सेंटर इज इन अ ट्रुथ, दायमी अब्दी सुकून खामोशी, इट इज सेंटर इन ट्रुथ, अटर्नल स्टिलनेस, रोशन नीलगू आसमान, ब्राइटनेस ब्लू स्काईज, रोशनल नीलगू समान, यानी कि हकीकत इसके अंदर है और रोशन जो आसमान है वो नीला आसमान इसकी वजह से रोशन। एंड ऑल यू हेयर और जेंटल विस्पर्स फॉर अवे एंड अनइम्पोर्टेड, यानी कि वो सब कुछ आप सुनते हैं, हल्की फुल्की सरगोशी हैं, बहुत दूर से आने वाली और गैर अहम अनइम्पोर्टेड इसमें चीज़ें पाई जाती हैं। तो डॉक्टर हॉटमैन इसमें क्या बयान करते हैं, ये सतरें अगर रेफरेंस की बात करें, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पीस रिटन बाय डॉक्टर हॉटमैन। और कंटेक्स्ट की बात करें कि इसमें इन दिस पोएम डॉक्टर हॉटमैन डिस्क्राइब्स टू अपोजिट एस्पेक्ट ऑफ वाइंड, यानी कि दो जो हवा के मनफी पहलू उसके बारे में डिस्कस कर रही हैं। शी सेज दैट रेंज इट डिस्ट्रॉय ट्रीज, और वो कहते हैं कि हवा जो अपने दरख्तों को तबाह कर रही है, फील्ड्स मैदानों को एंड बिल्डिंग्स और इमारतों को, बट लेकिन when this wind is gentle and cool, जब ये बिल्कुल शरीफ यानी कि धीमी आवाज में होती है और ठंडी होती है, it gives life to birds, ये कलियों को जिंदगी देती है, birds and humans, इंसानों परिंदों को जिंदगी फराहम करती है। वो हैव टू एक्सरसाइज द बोथ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हम दोनों जो इसके पहलू हैं उससे हमें सीखना चाहिए, उसका सामना करें। पैराफ्रेज यानी कि इसकी स्लीज अगर करें, बट ऑल दैट लुक्स इन इज नॉट अ रियलिटी, a truth that has eternal peace and found in sender, bright blue skies and all other things which we see here and just like gentle। तो इस तरह आप इसकी सीरीज कर सकते हैं। तशरीह इसकी एक्सप्लेन करें इन द स्टैंजा,
the poet has described the positive and constructive. यही चीज़ें आप इसकी समरी में भी बयान कर सकते हैं। ये जो मैं आपको डियर स्टूडेंट बता रहा हूँ, आपको पैराफ्रेज करके, आपको एक्सप्लेन करके, आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, अगर इन रेफर कंटेक्स्ट और इन तमाम चीज़ों को कर एक शॉर्टकट बेस में दोनों पैराग्राफ को कंबाइन करके लिख देंगे, यही चीज़ें जो मैंने आपको इंग्लिश में बताई है, तो ये आपकी समरी बन जाएगी। So in this stanza, the poet described the positive and destructive aspect of wine. She says that all looks in not reality, truth, and the eternal peace and found in center of bright blue skies, and all other things which we see or hear are just like gentle waters. These things have no importance, यानी कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, और इन तमाम चीज़ों को आप लेके चल रहे होते हैं, और सच्चाई और दायमी सुकून रखती है अगर वो चीज़ें जो कि रोशन नेलगू और सब चीज़ें इसमें देखने और सुनने का जो हल्की सरगोशियों की आपकी ये चीज़ें चल रही होती हैं उसमें हमें ये तो नहीं रहती, बल्कि ये हकीकत और सच्चाई से बहुत दूर है। इस बंद में हवा ज़िंदगी के अच्छे अनासर की नुमाइंदगी कर रही है, ये हमारे मुआशरे के अच्छे लोगों को ही नुमाइंदगी करती है, और शहर के कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा परेशानी के बाद, अमन और गम के बाद खुशी मिलती है। हमें मिलती सच्चाई पाने के लिए मामलात का एक तरीके से जायज़ा हमें लेना चाहिए। तो ये आपके दोनों को दोनों स्टैंज़े जिसको हमने डिस्कस किया। थीम क्या है इसका, इसका जो लुब्बे लबाब है, इसका जो मरकजी किरदार है, उसका क्या चीज़ें हैं आपके सामने हैं। नेचर टीचेज अस, यानी कि कुदरत हमें ये सिखाती है, फितरत हमें सिखाती है, पानी पहाड़ों और रोशनी के जरिए हमें तलीमात देती है, हवा तूफान की शक्ल में हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर रख देती है, ये गुस्से में दरख्तों पत्तों और अमातों को तबाह कर देती है, मगर जब हवा धीमी और खुशगवार हो, ये हमें सर्द हवा, कलियों, परिंदों और इंसानों को ज़िंदगी फराहम करती है। ये हमें अमन सलामती के लिए तूफानों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि अमन और सलामती के लिए बड़े बड़े तूफानों का सामना करना पड़ता है। वोकैबुलरी है इसमें, यानी कि आपके ज़खीरा अल्फाज हैं क्या हैं, और क्या कहते हैं इसमें कि नस्म में ऐसे अल्फाज मुंतखब करें जो वही मतलब रखते हैं जो नीचे बयान किया गया है। एक्सट्रीमली नॉइसी, एक्सट्रीमली नॉइसी बहुत ज़्यादा अशोर मचाना। टू ब्रोकन, बुरी तरह से और शोर के साथ, वायलेंटली अननाइसली इनटू पीसेस, तो 7 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग ए रैक, रैक फड़ो यानी कि रैक की मदद से किसी चीज़ की सतह हम बात करना। टू मेक समथिंग टर्न रैपिडली राउंड एंड राउंड ए सेंट्रल पॉइंट, किसी चीज़ को तेजी से किसी मरकज़ी नज़र से हरकत देना। लास्टिंग और एग्जिस्टिंग बहर फॉर एवर, हमेशा कायम या मौजूद रहने वाली। टू स्पीक और से समथिंग क्वाइटली यूजिंग ओनली वन इज ब्रेक दैट ओनली द पीपल क्लोजेस्ट, यानी कि कोई बात सिर्फ सांस की मदद से आस्ता आस्ता कहना या बताना कि सिर्फ करीब ये अफराद कर सकती है। आंसर अगर इसमें देखें तो रोरिंग है, अगर इसमें इसकी बात करें शोर मचाती हुई। स्पिनिंग है आपकी, सॉरी स्मैशिंग है, और इसका अगर जवाब करें बी का जिसका हमने तर्जमा किया। सी का अगर बात करें तो इसका बनता है रैकिंग, और डी का बात करें आपका स्पिनिंग है, ई का बात करें आपका जो है ना इटर्नल है अब्दी, एंड एफ का बात करें तो ये विस्पर सरगोशी करना है, यानी कि इनका जो मीनिंग आपका बनता है इन वर्ड का। सिनोनिम्स आपका क्या बनता है बी का, रोरिंग गर्जना, क्रैकलिंग हॉलिंग, स्मैशिंग उठाकर फेंकना, क्रैशिंग, स्पिनिंग घुमाना, रोटेटिंग रिवॉल्विंग, स्टिलनेस स्कूथ, साइलेंस क्लेम, पोर, सेंटर हॉट। तो ये आपका बनता है बी क्वेश्चन। सी का आपका बनता है डियर स्टूडेंट पॉजिटिव कोनोटेशंस क्या होते हैं, आइए आपको देखते हैं। आपके नज़दीक जो मुस्बत मफहूम रखता है उसके गिर्द दायरा लगाएं, यानी कि पॉजिटिव कोनोटेशन जो मुस्बत जो है ना वो मफहूम रखता है, कोनोटेशंस मफहूम आपका जो बनता है। तो थ्रिप्टी ये मुस्बत है, इसके अलावा अग्रेसिव है, ये यहाँ पे इसका बनता है, और शेफ सॉरी स्प्लेंडर एंड स्टेट्समैन, ये मुस्बत किस्म के कॉनोटेशंस इसके रखते हैं। डी का डियर स्टूडेंट इसमें आप देखेंगे अप्रोप्रिएट कॉनोटेशंस, यानी कि आपने चुनने हैं, और आपने जो ज़्यादा मौजू इस्लाही मफाहीम यानी कि जो इसके अप्रोप्रिएट मुनासिब कनोटेशंस हैं जो इसके बनते हैं वो आपने चुने। व्हाट वुड यू रैदर बी कॉल्ड, तो मैं आपको रिप्लाई इसका बताता रहूँगा। नंबर 1 का थ्रिफ्टी है, नंबर 2 का आपका सिप ड्रिंक है यानी कि एक घूंट लेना, और 4th 1 का आपका डियर स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे स्टॉबिंग है ये वाला, और 5th 1 का आपका आ रहा है
filthy, तो इस तरह ये भी कंप्लीट होता है। एक्सप्लेन द idioms एंड देयर उर्दू इक्विवेलेंट्स, और तथा जैल मुहावरात की वजाहत करें और उर्दू में उनके मतबादल मुहावरत तलाश करें। तो इसका क्या बनता है, इट इज़ वन क्राइंग और स्प्लिट मीनिंग। अब बचता है क्या हुआ जब चुड़ियाँ चींटी, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन टुडे, आज का काम कल पर ना छोड़ो। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंख ओझल पहाड़ ओझल। एज यू सो शैल यू शो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो शैल यू शो। तो ये आपके इडियम फ्रेजेस हैं जिसके हमने आपको तर्जमा करके बताया। रीडिंग कम्प्रिहेंसिव सवाल आपके मौजूद है और जवाबात मैं आपको अंग्रेजी में बता रहा हूँ इनके, ताकि आपके टाइम की बचत हो सके। फर्स्ट वन का जो आंसर है, इन दिस स्टेंजा the wind is described in the form of storm that smashes everything. सेकंड का आपका बनता है, in the first stanza wind is compared with the monster of destruction and destroys everything. थर्ड वन का आपका बनता है, wind is wrecking all men's work. फोर्थ वन का आपका बनता है, when wind is still the scene looks peaceful and pleasant. फाइव्थ वन का आपका बनता है, in the second stanza the real truth of wind is compared with central eternal stillness, wide skies and all away here. तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट बनता है। इमेजरी यानी कि आपका ख्याल अफरीनी जिसको कहते हैं, इसकी अलामत नगारी, इसको कैसे लिखते हैं। मुख्तलिफ एशिया, द यूज़ ऑफ द विव्ड फिगरेटिव लैंग्वेज, जो कि अपने खामों और ख्यालात के लिए तमसीली यानी कि अशकाल पर मबनी ज़बान का इस्तेमाल अलामत नगारी कहलाता है। ख्याल अफरीनी यानी कि मगर दीगर अल्फाज में ज़हनी तौर पर तख्लीक की गई तस्वीर अलामत नगारी और ख्याल अफरीनी कहलाती है। तो टाइप्स ऑफ इमेजरी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इमेजरी ईच क्रॉस पेंग वन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि 5 किस्म की जो ये चीज़ें होती हैं इमेजरी, इसमें देखते हैं इनके बारे में कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, विजुअल साइड जिसको देखना, ऑडिटरी साउंड सुनना, टेक्टाइल टच यानी कि आपने महसूस करना, अल्फाफैक्टरी स्मेल सूंघना, गेस्चरी टेस्ट यानी कि जायका चखना, ये आपके हवासे हमसा में आता है और इसको ख्याल अफरीनी या अलामत नगारी भी कहते हैं, इमेजरी अंग्रेजी में इसको कहते हैं। टीचर के साथ आपने कुछ चीज़ों को डिस्कस करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाना। ग्रामर, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, और ये एक विच इमेजरी हैज़ द पोएट यूज इन दिस पोएम, गिव एग्जांपल। तो इसमें कौन सी इमेजरी, इन दिस स्टैंजा the poet calls the wind monster of destruction and describes the destructive aspect of wind vividly. In the stanza, he says that the blue skies and all over here are gentle whispers. और इसमें पहले बांध में शहर हवा को तबाही पिलाने वाले अल्लाह पर पुकार कर कहता है और इसके हवा में तारीकी पहलू को वाज़ेह तौर पर बयान करता है। दूसरे बांध में वो कहता है कि रोशन नीलगू यानी कि आसमान और जो कुछ भी उसमें तुम सुनते हो हल्की फुल्की सरगोशियाँ, और वो इसके करीब इसके साथ इसकी अलामती तौर पर इन तमाम चीज़ों को रिलेट करके बयान करता है। ग्रामर है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, और यानी कि द जज़ाल इसमाई ज़मीर अशारा या इसमाई ज़मीर की तफसील और इस्तिफ़ामिया की शनाख्त आपने करनी है। हैंड मी दैट हैमर, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तो माई सेल्फ, अच्छा, तो हैंड मी दैट हैमर में डियर स्टूडेंट जो दैट है वो आपका जो है ना कहलाएगा प्रोनाउन, और यहाँ पे जो चीज़ें हाईलाइट की हैं ये आपका प्रोनाउन कहलाएगा। और आइडेंटिफाई डेमोंस्ट्रेटिव रिफ्लेक्सिव इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपने आइडेंटिफाई करना है यानी कि शनाख्त करना है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने इसको कहा लिखा गया है, तो वो और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपका ये कहलाता है। माई सेल्फ आपका जनाब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। हु आपका डियर स्टूडेंट आपका इंटरोगेटिव है यानी कि सवालिया निशान है इसमें, और हिम सेल्फ आपका रिफ्लेक्टिव आपका कहलाता है, और दिस जो है आपका जो कहलाता है डेमोंस्ट्रेटिव, एंड विच आपका कहलाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपका ये कहलाता है। प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव में आपने इसमें शिफ्ट में इस्तेमाल करने हैं।
اور وہ کس طرح آپ نے استعمال کرنے ہیں. اگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے. آئی واز امیوزڈ بائی دا وے دیٹ ایکٹیڈ ان اے پلے، یعنی کہ آپ نے جس طرح اس کے ارد گرد اور کردار کیا خوش ہوا. ڈو یو فائنڈ دا ٹائپ آف امیوزنگ، کیا آپ اس کو اسم کا لطف اندوز لگاتا ہے. تو یہ اس کے اس میں صفت، یہ جس میں فعل حال اور فعل ماضی کی صفات بطور اس میں صفت استعمال کر کے اگزامپل آپ کو بتائی گئی ہیں. تو اس کو اس طرح آپ نے ان کو اس کے ساتھ چوز اپروپریٹ پارٹیسپلز، یعنی کہ آپ نے کچھ چوز کرنا ہے جس میں جو مناسب قسم کے صفات ہیں، صفات فعلی ہیں، اس کو آپ نے منتخب کرنا ہے. جیسے کہ پہلے میں آپ کا کیا آئے گا؟ انٹرسٹنگ. ان میں سے آپ نے انٹرسٹنگ پہلا آئے گا، اور بی میں آپ کا ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کا بورنگ آپ کا آئے گا. آپ کا کدھر ہے؟ بورنگ آپ کا آئے گا. اور سی میں آپ کا جو ہے نا یہاں پہ انوائڈ آئے گا. اینڈ فورتھ ون میں آپ کا آئے گا اس کی تھری کا جو بی ہے وہ انوائڈ ہے اور انوئنگ ہے. آپ کا اے ہے جو ہے وہ انوئنگ ہے، اور تھری کا بی کا جو انوائڈ ہے. فورتھ ون میں آپ کا آئے گا ڈیمیجڈ، اور بی اس کا جو کویشچن ہے وہ ڈیمیجنگ آئے گا. فائفتھ ون میں آپ کا جو ہے وہ آئے گا ریلیکسل، اور بی میں آپ کا آئے گا ڈپریسنگ. تو اس طرح یہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کا کویشچن. جیرن فریز، جیرن فریز کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح پکارتے ہیں؟ اس کو جملہ فعلی بھی کہتے ہیں، جزء جملہ فعلی بھی کہتے ہیں اس کو. اور اردو میں اس کو ہم فعلی اسم سے بننے والے ایسے جملے جو فعلی اسم کہلاتے ہیں، یعنی کہ جیرنڈ کہلاتے ہیں. اور فعلی اسم کا مفعول یعنی کہ آبجیکٹ یا فعلی اسم جیرنڈ کا مفہوم واضح کرنے کے لیے الفاظ کو ماڈیفائز کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ انڈر لائن کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو جیرنڈ بولڈ کیا گیا ہے. ان تمام درج ذیل مثال میں آپ جیرنڈ کو نمایاں بولڈ کیا گیا ہے، اور فعلی اسم بننے والے ترکیب لفظ کو خش کشیدہ کیا گیا ہے. یعنی کہ آپ نے جیرنڈ اس کو بولڈ کیا گیا ہے اور اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے جو آپ کے ہوتی ہے. تو اس طرح یہ بھی آپ کی ایگزامپل ہے. انفینیٹو فریز آپ کی کیا ہوتی ہے؟ جملہ مصدری انفینیٹو فریز. اور اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے؟ اگر انفینیٹو یعنی کہ مصدر سے بننے والے ترکیب لفظ جو فریز ہوتے ہیں، لفظ جو ہوتے ہیں، مصدر اور مصدر کا مفعول یعنی کہ آبجیکٹ اور انفینیٹو کا مفعول واضح کرنے والے الفاظ ماڈیفائز شامل کہلاتے ہیں. اس مثال میں آپ کو انفینیٹو کو بولڈ کیا گیا ہے اور مصدر سے بننے والی ترکیب کو خش کشیدہ کیا گیا یعنی کہ انڈر لائن کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ بولڈ آپ کا انفینیٹو ہے، اور یہ آپ کا جو انڈر لائن ہے اس کو آپ نے جو ہے نا آپ کا جو انفینیٹو آپ کا بولڈ جو کہلاتا ہے وہ اس میں مصدر کہلاتا ہے، یعنی خط کشیدہ الفاظ. تو اس طرح انفینیٹو فریز بھی ہوگا. پریپوزیشنل فریز آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم حروف جار کہتے ہیں. اور یہ حروف جار کس طرح بنتا ہے؟ حروف جار سے بننے والے لفظ ترکیبی یعنی کہ جملہ حروف جار کا جو مفعول ہے، آبجیکٹ جو ہے حروف جار پروپوزیشن کا مفہوم واضح کرنے والے الفاظ سے ماڈیفائز شامل ہوتا ہے. اس ایگزامپل میں جو آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے اس میں پروپوزیشن کو نمایاں بولڈ کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ دیکھو یہاں پہ جو پروپوزیشن ہے اس کو بولڈ کیا گیا ہے اور جو خط کشیدہ الفاظ ہیں اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے. اس طرح یہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. اور نیکسٹ ہے سی میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جیرنڈ فریز کون سے ہیں، انفینیٹو فریز کون سے ہیں، اور پریپوزیشنل فریز کون سے ہیں. یعنی کہ آپ نے ان جو تینوں ہم نے ابھی اپنے پڑھے ہیں ان میں آپ نے لفظی مصادر، لفظی ترکیب اور حروف جار جو ہے نا ان کی شناخت کرنی ہے. فرسٹ ون میں آپ کا جو ہے لرننگ دا پارٹس آف اسپیچ. فرسٹ ون میں آپ کا جو آئے گا آپ کا پروپوزیشنل فریز یہ والا کہلائے گا، سی کہلائے گا. سیکنڈ ون میں آپ کا آئے گا آفٹر لرننگ دا پارٹس آف اسپیچ، آپ کا یہ والا آپ کا اس میں آپ کا جیرنڈ فریز کہلائے گا. یہ سیکنڈ والا آپ کا آئے گا، یہ آپ کا جیرنڈ فریز کہلائے گا. تھرڈ ون میں آپ کا آئے گا جناب یہ بھی آپ کا جیرنڈ فریز کہلائے گا. فورتھ ون آپ کا جناب کہلائے گا پروپوزیشنل فریز، اور پروپوزیشنل فریز. اور فائفتھ ون کا آپ کا آئے گا وہ بھی پروپوزیشنل فریز ہے. اور سکس ون میں آپ کا آئے گا جیرنڈ فریز. اور سیون ون میں آپ کی جو شناخت ہوگی
وہ آپ کی آئے گی انفینیٹیو فریز. تو اس طرح یہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کا جو ایکسرسائز میں یہ کویشچن ہے. اورل کمیونیکیشن ایز یوزل آپ نے کوئی مکالمہ کوئی ڈائلاگ اور فنکشنالٹی آپ نے ڈسکس کرنی ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جس میں اسٹریس پیٹرن یوز آف weak forms, stress placement and timing. First, you need to understand which words are generally stressed and which are not stressed. Content words or function words. تو اس میں آپ کا جو کنٹینٹ ورڈز ہے وہ بنیادی طور پر تشدیدی الفاظ کہلاتے ہیں نفس مضمون پر، اور جو فنکشن ورڈز ہیں وہ غیر تشدیدی الفاظ کا اس میں سامنا ہوتا ہے. اگزامپل آپ کے جو دی گئی ہیں نونس میں کچن ہے، علی ہے، اور جو ان تمام چیزوں کو اس طرح آپ نے ان کے نونس اور اس کے جو اسٹریس پلیسمنٹ ہے یعنی کہ جو جس میں جگہ پہ دباؤ ہے تشدد ہے ان کو ان کی آپ نے پہچان کرنی ہے. تو اس طرح یہ جو فنکشنالٹی ورڈز ہیں اور کنٹینٹ ورڈز ہیں these sentences are the different meanings depending on the whether speakers choose to place the primary stress. تو اس میں کچھ ایگزامپل دی گئی ہے جس میں I am not going میننگ اس کا ون بنتا ہے، ناٹ بی وٹ فریز بنتا ہے، پیرافریز ہے یو شی اور ہی. اور اس طرح آپ کے یہ سامنے کچھ دو تین چیزیں دی گئی ہیں جس میں میں نہیں جا رہا مفہوم ون میں آتا ہے، میں نہیں بلکہ غالباً آپ وہ لڑکی یا وہ لڑکا جا رہا ہے. ان ایگزامپل میں یہ چیزیں آپ بنتی ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ میننگ آپ کا جو بنتا ہے جو فیوز ہے ٹو گو ہے مطلب جانے سے انکار کرتا ہے اس میں. اور تھرڈ ون میں بھی آپ کا میں نہیں جا رہا، میں نہیں جا رہی، میں واپس نہیں آ رہا. تو اس طرح یہ بھی ایگزامپل ان جملوں کی اس طرح اس کے ساتھ بنتی ہے. یہ جو آپ کا فکر ہے ناؤنس کا کچن ہے اس میں جس میں موسٹ ورب اور کنسٹرکٹیو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور ایڈجیکٹو ہے بیوٹیفل انٹرسٹنگ یعنی کہ ایڈجیکٹو آپ کا کیا ہے یعنی کہ بیوٹیفل انٹرسٹنگ اس میں صفت ہیں، اور اس کے ایڈوربس کیا ہیں آفن کیئرفلی. یہ آپ کے ان سینٹینسز میں استعمال ہوا ہے. ناٹ سٹریس جو ہے ورڈز آر کنسیڈرڈ فنکشن ورڈز. ایگزامپل کیا ہے جس میں جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں فنکشنالٹی میں غیر تشددی الفاظ ہیں. ڈٹرمائنز ہے the sum of a few auxiliary verb آپ کا ڈونٹ ایم کین اب استعمال ہوئے ہیں. پروپوزیشن آپ کی جو ہے مطلب حروف جار جو ہیں وہ آپ کا بفور نیکسٹ ٹو اپوزٹ وہ استعمال ہوئے ہیں، اور کنجیکشن جو ایک دوسرے فکرے کو استعمال ہوئے ہیں بٹ وائل ایز جو ان تمام کے تمام پیراگرافس میں. تو اس طرح یہ چیزیں آپ کی یہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہیں. میک دا پیر پریکٹس دا فالوئنگ ڈائلاگ فالوئنگ. تو آپ نے یہ کس طرح پریکٹس کرنی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ دو کے گروپ بنا لیں اور موضوع لہجہ اور آواز کے اتاؤ چڑھاؤ کے ساتھ اس مکالمہ کو مکمل مشق کریں. ول یو لک ایٹ دس فارم کہ آپ اس کو دیکھیں گے. یہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے ان تمام چیزوں کی ایکسرسائز کرنی ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر ان کو آپ نے ریپیٹ ٹیلیکس کرنا. اور رائٹنگ اسکل جس طرح میں نے اسٹینزا کو آپ کو ایکسپلینس کیا فریز کے ساتھ پیرافریز کے ساتھ ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ کے ساتھ، تو ان تمام چیزوں کو آپ نے سیم ایز یوزل جو پیس ہے ان کے جتنے بھی تین چار دو اسٹینزے ہیں اسٹینزا کی جو ایکسپلین کیا شروع میں جو میں نے انگریزی میں آپ کو بتایا، تو انہی چیزوں کو آپ نے بار بار لسن کر کے سننا ہے اور اسی کو آپ نے سمری کی شکل میں دیکھنا ہے. اور ان کے اپنے پیرافریز جو آلریڈی ان اسٹینزا کو میں نے آلریڈی کر چکا ہوں اور ان کو آپ دیکھ لیجیے. اگر اس کو نیچرل ڈیزاسٹر کے متعلق آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے نیچرل ڈیزاسٹر کو آپ کے پاس ووکیبلری ہونی چاہیے، اور اس کے جو قدرتی تباہی ہے آپ سیلاب کے متعلق لکھ سکتے ہیں 170 سے 200 ورڈز کو، تو اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ریویو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، یعنی کہ ریویو کا مطلب ہے آپ نے نظر ثانی کرنا ہے کہ ابھی تک جو آپ پڑھ چکے ہیں جتنے بھی کویشچنز ان کی ایکسرسائز وغیرہ ان کو آپ نے ریویو کریے. اگر آپ کہیں گے تو اس کی بھی ویڈیو بن جائے گی، بٹ سیپریٹلی آپ کی چونکہ ہر لیکچر کے ساتھ آپ کی ہر ایکسرسائز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو آئی تھنک سو اس کی ابھی تک ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھا آپ کا 8واں لیکچر جس میں ہم نے آپ کی جو پوئم ہے پیس کو ڈسکس کیا. تو آلریڈی جو اسٹوڈنٹ موجود ہیں ان سے گزارش ہے اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو جو 9th 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو لازمی شیئر کریں، اور یہاں پہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ آپ کو ای میل آئی ڈی پہ مل سکے. کیونکہ آپ بیل آئیکن جب تک نہیں پہنچائیں گے میں یہاں پہ جو کچھ مرضی اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ کے باقی سبجیکٹ کے لیکچر تو آپ کو اس کی انفارمیشن نہیں مل سکے گی. اس لیے آل کو لازمی کلک کیجیے گا اور تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ای میل آئی ڈی پہ مل سکے اور آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ اس سے مستفید ہو سکیں. کیونکہ آنے والے دنوں میں فزکس کیمسٹری بایو اور کمپیوٹر سائنس کے لیکچرز یہاں پہ اپلوڈ ہونے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت ہماری طرف سے. اللہ حافظ.